पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सू सामने मेडिसिन की खाली बोतल देखकर शॉक्ड हो जाता है। ओएन कहती है, कौन हो तुम? सू कहता है, मैं तुम्हारा भाई, वो मेडिसिन कहाँ है? वो कहती है, सॉरी उप्पा, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, मुझे ये मेडिसिन लेनी होगी। सू उसके पास जाकर कहता है, प्लीज़ मुझे वापस कर दो। वो कहती है, नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। सू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, बट प्लीज़ पहले इसे मुझे दे दो। सू जब पानी निकाल रहा था तो यंग मेडिसिन को साइड में रख देती है, जिसे देखकर सू उसे जानबूझकर नीचे गिरा देता है। वो कहता है, अरे ये तो नीचे गिर गई, कोई नहीं, मैं उठा कर देता हूँ। सू जब उसे उठाने जाता है तो चुपके से खोलकर उसके अंदर की सारी मेडिसिन नीचे गिरा देता है एंड देन खाली ही ओयंग को पकड़ा देता है। वेल यहाँ ओयंग को भी उस पर थोड़ा सा शक हो जाता है। तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है तो सू भागते हुए बाहर जाता है क्योंकि अभी घर में कोई नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि सू से मिलने कोई और नहीं बल्कि सोरा आई है। वो कहता है, बाहर ही रहो, मैं आ रहा हूँ। वही ओयंग जैसे ही दवाई लेने से पहले उसे दबाती है तो उसे भी समझ में आ जाता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। I mean, ये बिल्कुल खाली है। सू वापस आकर जब उसे दवाई खाने के लिए बोलता है तो यंग चुपचाप उसे खा लेती है। सू कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़कर आ जाऊं। वो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बट प्लीज़ क्या आप मेरे रूम जाकर हीटर ऑन कर सकते हैं क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। सू के जाते ही यंग नीचे बैठकर मेडिसिन को ढूंढने लगती है एंड देन उसे इकट्ठा करके अपने पास रख लेती है। सू कहता है, आर यू ओके? क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही हो। अभी एक काम की वजह से मुझे बाहर जाना है, बट मैं आते ही तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ओएंग कहती है, उप्पा एक बात बताओ, क्या वो मेडिसिन खाने के बाद सच में मेरी बॉडी का पूरा दर्द तुरंत ही गायब हो जाएगा? वो थोड़ा सोचते हुए कहता है, आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं, मैंने तुमसे झूठ कहा था। वेल यहाँ सू उसे बताने ही वाला था कि इस मेडिसिन को खाने के बाद सामने वाले का दर्द नहीं बल्कि वो खुद ही गायब हो जाता है। I mean, उसकी मौत हो जाती है, बट वो कुछ सोचकर उसे नहीं बताता। यंग कहती है, अगर उस मेडिसिन में कुछ नहीं था तो क्यों आप मुझे बार बार उसे खाने से रोक रहे थे? तभी यंग को याद आता है कि एक बार सू ने कहा था, ठीक है तुम अपनी नई विल लिखो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। वेल यहाँ यंग को भी शक होने लगता है कि शायद ये मेडिसिन वो उसे मारने के लिए लाया था ताकि उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी सू की हो सके। सू कहता है, तुम्हें तो बहुत पसीने आ रहे हैं एंड देन उसे टच करने जाता है बट यंग उसका हाथ दूर कर देती है और कहती है, आप तो कहीं जाने वाले थे ना, सो प्लीज चले जाइए। सू जाते हुए सेक्रेटरी वैंग को कॉल करके उन्हें यंग की हालत के बारे में बता देता है। मीरा जब यंग के पास आती है तो वो कहती है, अगर तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें मेरे भाई ने बुलाया है तो प्लीज चली जाओ। वो कहती है, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सेक्रेटरी वैंग को नहीं बताना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। यंग कहती है, उस दिन हॉस्पिटल में ये तुमने भी सुना था ना कि मेरी आंखों की रोशनी ब्रेन ट्यूमर की वजह से नहीं बल्कि आरपी की वजह से गई है, तो फिर तुमने लॉयर जंग के सामने झूठ क्यों बोला? मीरा रोते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट सेक्रेटरी वैंग ने कहा था कि वो डॉक्टर फ्रॉड है, उसे कुछ भी नहीं पता। यंग कहती है, अगर तुम्हें सच में सॉरी फील हो रहा है और तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। आज आखिरी बार मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। सेक्रेटरी वैंग जब आज यहाँ आए तो उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। उनसे कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड खाना खाकर सो गई हूँ। और हाँ, सुप्पा से भी बिल्कुल यही कहना, उसे भी मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। म्यूंगो का पीछा करते करते जब हीसुन सो जाती है तो जिनसंग उसे देखकर कहता है, अरे यार ये तो सोते हुए भी कितनी प्रीटी लग रही है। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो सोरा से कहता है, मैं बॉस किम एंड मोसुल के हाथों मरना पसंद करूंगा बट तुम्हारे पास वापस आना कभी भी नहीं। वो कहती है, मैं बहुत जल्द ही सेक्रेटरी वैंग से मिलने जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम देती हूँ, सब कुछ खत्म करके वापस मेरे पास आ जाओ। जिसे सुनकर सू को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है, आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो? वो कहती है, मैं तो बस तुमसे प्यार कर रही हूँ,
शायद ये तुम्हें पसंद ना आए बट मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं हम लॉयर जंग को देखते हैं जो कि एक काफी फेमस गैम्बलर से सू के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहता है, तो आप इसकी बात कर रहे हैं, ये तो एक बहुत ही फेमस गैम्बलर है, बट एक साल पहले ही इसने ये सब कुछ छोड़ दिया और एक इटालियन शेफ बन गया। और लोगों का तो ये भी कहना था कि ये पीएल ग्रुप का इकलौता वारिस है। सेक्रेटरी वैंग जब घर आती हैं तो मीरा कहती है यंग बिल्कुल ठीक है और चुपचाप खाना खाकर सो गई है। सेक्रेटरी वैंग को तब भी भरोसा नहीं होता, तभी वहाँ यंग आकर कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी अगर मैं ठीक नहीं होती तो क्या मेरा प्यारा भाई घर में मुझे अकेला छोड़कर बाहर कोई और काम करने जाता। जिसे सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली हमारा शू। किचन में आकर सेक्रेटरी वैंग को पता चलता है कि यंग ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है, क्योंकि जितना खाना मेड ने बनाया था बिल्कुल उतना ही रखा हुआ है। इसका मतलब मीरा झूठ बोल रही थी। वो भागते हुए जाकर डॉक्टर को कॉल करती हैं एंड उससे यंग के बारे में पूछती हैं। डॉक्टर कहते हैं यंग बिल्कुल ठीक है। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं अगर उसका ब्रेन ट्यूमर वापस आ गया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। सू रूम में आकर कहता है आज मैं रात भर तुम्हारे साथ यही रहूँगा। यंग मना कर देती है। वो कहती है मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, सो प्लीज़ चले जाइए। सू कहता है ठीक है, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। आधी रात को वो फिर से ओयंग के रूम आता है। ओयंग जग रही थी बट उसके आते ही सोने की एक्टिंग करने लगती है। सू चुपचाप उसके टेबल में बैठकर ब्रेल लिखने की प्रैक्टिस करता है एंड देन थोड़ी बहुत उसकी केयर करके एंड उसके हाथ में वही पेपर रखकर वहाँ से चला जाता है। यंग अपनी आंखें खोलकर उसे पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था कि अगर ठंडी में हवा ना भी चले और मैं तुमसे कहीं बहुत दूर चला जाऊं, तब भी तुम इसकी आवाज़ सुनकर हमेशा मुझे याद रखना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मेड कहती हैं मिस यंग, कल सेक्रेटरी वैंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो रात भर सो नहीं पाई, बट वो आपके रूम में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो आपको जगाना नहीं चाहती थी। ओयंग कहती है थैंक यू सो मच कि आप मेरे रूम में नहीं आई, क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ सोचे समझे किसी के रूम में भी चले आते हैं, बिना ये सोचे कि कहीं सामने वाला पर्सन जग ना जाए। सू कहता है क्यों ना हम कम्युनिटी सेंटर आज साथ में चलें, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। यंग कहती है क्या आप भूल गए, एक वही तो प्लेस है जहाँ मैं अकेली रह सकती हूँ, और वैसे भी आपने कल रात मेरी नींद तो बर्बाद ही कर दी, अब ये भी बर्बाद करना चाहते हैं क्या। वेल ये सब सुनकर सू बिना कुछ खाए ही वहाँ से चला जाता है। जिनसंग भी यंग पे गुस्सा करते हुए कहता है आखिर तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो, उसे बस तुम्हारी चिंता थी। वहीं मोचुल उसी आदमी को कुछ पैसे देते हुए कहता है अगर फिर कभी लॉयर जंग तुमसे सू के बारे में पूछे तो तुम्हें यही कहना है कि एक साल पहले वो ये सब छोड़कर इटालियन शेफ बन गया, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो फिर मुझे मेरे पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब इस आदमी ने लॉयर जंग से झूठ मोचुल के कहने पे बोला था। वहीं ओयंग अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से उस मेडिसिन के बारे में पता लगवाने के लिए बोलती है। सू मोचुल से मिलने जाता है। वो कहता है तुम मेरे पैसे कब वापस कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें वो मेडिसिन अपनी बहन को खिला देनी चाहिए, वरना तुम्हें कभी भी $8 मिलियन नहीं मिलेंगे। सू कहता है प्लीज़ मेरे लिए एक फेवर कर दो, अपनी बहन से कहो कि वो ओयंग का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि वो अभी कोरिया की बेस्ट ब्रेन सर्जन हैं। मोचुल कहता है तो क्या अब तुम अपनी नकली बहन से भी प्यार करने लगे, प्लीज़ दिखावा करना बंद कर दो, एंड वहाँ से जाने लगता है। पीछे से सू कहता है मैंने हीजू को नहीं मारा, वो बस एक एक्सीडेंट था। मोचुल उसे इग्नोर करते हुए फिर से जाने लगता है। सू चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज़ एक इनोसेंट लड़की की जान बचा लो, उसने किया ही क्या है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ अपने बहन को मनाने की कोशिश करो। बट वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं एक डिटेक्टिव लॉयर जंग को बता रहा था कि जो सू अभी आपके घर में पीएल ग्रुप का बेटा बनकर बैठा हुआ है वो एक काफ़ी फेमस गैम्बलर है एंड उसे मिस्टर किम के $8 मिलियन भी वापस करने हैं।
और रही बात दूसरे ओसू की, तो उसकी कब की मौत हो चुकी है, जो इटालियन शेफ बनना चाहता था। वहीं सेक्रेटरी वैंग सोरा को मैसेज करके कल मिलने के लिए बुलाती हैं। रात में वो दोनों जब म्यूंगो पर नजर रख रहे थे, तो जिनसंग कहता है, आई लव यू, तुझे ये पता तो है ना। हीसुन कहती है, सू को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के बाद मैं तुझे सीरियसली डेट करना चाहती हूँ। वो कहता है, इस बार सू की हेल्प करने के बाद मैं वापस गांव चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे डैड काफी वीक हो गए हैं और मैं उन्हें जिंदगी भर काम नहीं करने दे सकता। वैसे अगर तू भी मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकती है। जिसे सुनकर हीसुन वॉज लाइक, मैंने तुझे डेट करने के लिए कहा है, तेरे साथ रहने के लिए नहीं। और वैसे भी मैं शहर की गोरी हूँ, गांव की छोरी नहीं, तो गांव जाके क्या करूँगी। तभी थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी हैन मिंगो से मिलने आती है, जिसे देखकर जिनसंग काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तो हीसुन क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। जिनसंग उसे शॉक्ड होकर देखने लगता है, तो वो कहती है, मुझे पता है यू लाइक इट, तुझे भी ये पसंद आया राइट। जिसे सुनकर जिनसंग भी स्माइल करते हुए उसे किस करता है। एंड फाइनली यहाँ हमारे बंदे को वो बंदी मिल गई जिसके पीछे वो सालों से हाथ धोकर पड़ा था। ओयांग सेक्रेटरी वैंग से कहती है, मैंने सुना कि आप मेरा एंड सू का डीएनए टेस्ट कराना चाहती हैं, वो भी इस बार ब्लड सैंपल से, मगर क्यों। वो कहती हैं, जब उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि क्या सू मेरे रूम में है क्योंकि मुझे उसकी स्मेल आ रही है, तो हाँ उस दिन वो तुम्हारे रूम में ही था और शायद उसने तुम्हारे लॉकर को खोलने की कोशिश भी की थी। यंग शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, क्या उसमें से कुछ गायब था। सेक्रेटरी वैंग कहती हैं, अगर सू को थोड़ा टाइम और मिल जाता तो बहुत कुछ गायब हो सकता था। मुझे हमेशा से उस पर डाउट था कि क्या सच में वो तुम्हारा असली भाई है। कहती है, अगर वो मेरा असली भाई नहीं होता तो कैसे उसे हमारे बचपन की वो सारी बातें याद हैं जो सिर्फ हमारे बीच हुई थी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो मेरा भाई है, लेकिन उस रात वो मेरे रूम में क्यों था ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। सेक्रेटरी बैंक के जाने के बाद ओयंग की फ्रेंड उसे कॉल करके बता देती है कि वो मेडिसिन कोई पेन किलर नहीं बल्कि एक ड्रग है, जिसे खाने के बाद किसी भी इंसान की मिनटों में ही मौत हो सकती है, वो भी बिना किसी को कुछ पता चले। ये सुनकर यंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और उसे भरोसा हो जाता है कि यहाँ सू उसके लिए नहीं बल्कि उसे मारकर पैसों के लिए आया है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सू आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, बट यंग उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है और गेट खोलते हुए कहती है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। सू कहता है, अगर तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर वापस आ गया तो सर्जरी करा लेना, ताकि तुम्हारा ब्रेन एंड तुम्हारी आंखें दोनों ठीक हो सके। यंग कहती है, क्या सर्जरी सब कुछ ठीक कर देगी, कहना कितना आसान है ना, प्लीज चले जाइए। सू कहता है, ओ गॉड, एक छोटी बहन को संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता, बट बहन है इसलिए बच गई। जाने से पहले वो यंग को किस करने की कोशिश करता है, बट वो अपना फेस साइड कर लेती है। सू कहता है, ये तो बड़े भाई की तरफ से उसकी छोटी बहन के लिए बस गुड नाइट किस था। एंड देन उसे किस करके गुड नाइट बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही यंग दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देती है ताकि सू रात में अंदर ना आ सके। वेल ये सब देखकर सू को भी काफ़ी बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यंग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। मॉर्निंग में जब सेक्रेटरी हैन मिंगो के घर से बाहर निकलती है तो जल्दी जल्दी वो दोनों उनकी फोटोज क्लिक कर लेते हैं। वहीं यंग को याद आता है कि मिंगो ने उससे कहा था कि जब भी तुम्हें दूसरे सू के बारे में जानना हो तो तुम इस आदमी को कॉल कर लेना, क्योंकि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। यंग जब बाहर जा रही थी तो सू पूछता है, कहाँ जा रही हो, बट अब क्योंकि यंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी तो वो उसका हाथ पीछे कर देती है, जिसे देखकर सू भी शॉक्ड हो जाता है। यंग कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैं करना नहीं चाहती थी, बस गलती से हो गया। सू कहता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो कम से कम ये तो बताओ कि क्यों। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे ऐसा बिहेव कर रही हो। मैं बहुत जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ, हमारे पास साथ में रहने के लिए बहुत कम टाइम है, सो प्लीज़ ये सब करना बंद करो। यंग कहती है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों मैं आपसे गुस्सा हूँ, बट वापस आने के बाद, क्योंकि मैं अभी अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। जिसे सुनकर सू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यंग मोचुल को कॉल करके कहती है, मैं ओसू के बारे में जानना चाहती हूँ।
वो कहता है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे कॉल किया, मैं तो बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था, बट अफसोस मैं अभी काफ़ी बिजी हूँ, तो अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे क्लब आना होगा। यंग कहती है, मगर कहाँ आना होगा? क्या इस कार्ड पे जो एड्रेस दिया हुआ है वो सही है? मोचुल कहता है, हाँ बिल्कुल। एंड देन अपने कार्ड्स को निकालते हुए कहता है, लेकिन मैंने उसे कौन सा कार्ड दिया था, ये वाला या फिर ये वाला? रात में मीरा सू को कॉल करके कहती है, उप्पा आई थिंक यंग किसी प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि उसके पास एक मेडिसिन है जिसे खाने से किसी की भी मौत हो सकती है। जिसे सुनकर सू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि आखिर क्यों अभी तक यंग उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। मोचुल उसे मैसेज करके कहता है, मैं बस 10 मिनट में तुम्हारी नकली बहन से मिलने ही वाला हूँ, आई थिंक तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये सब देखकर सू भागते हुए तुरंत यंग के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कुछ गुंडे मिलकर यंग को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। सू उसे कॉल करता है, बट वो लोग उसका फोन वापस नहीं करते एंड यंग को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। तभी पीछे से सू आकर एक बंदे को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं एंड वहां से भाग जाते हैं। सू उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, बट यंग उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है। सू उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे एक जोर का चाटा मार देती है। यंग कहती है, मैं देख नहीं सकती, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाना आपके लिए बहुत आसान रहा होगा ना। सू उसे हक करने की कोशिश करता है, बट यंग उसे धक्का देते हुए फिर से एक चाटा मारती है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, बस कर बहना, वो तेरा भाई है, कोई पंचिंग बैग नहीं। यंग कहती है, अगर आप वो मेडिसिन मुझे मारने के लिए ही लाए थे तो मुझे मारा क्यों नहीं? वैसे भी मैं किसी काम की नहीं हूँ, बिना किसी की हेल्प लिए मैं कुछ कर नहीं सकती, सो प्लीज़ आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? ये सब सुनकर सू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।